लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ अदील उस्मान। सो पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपने देख लिया। वेरी डिसअपॉइंटेड, पाकिस्तानी वहाँ बहुत डिसअपॉइंट हुई, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जी तुम हारो या जीतो हम ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ मीम्स बन रही हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान से बिल्कुल भी यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान इस लेवल के ऊपर जाकर अपने आप को शो ऑफ करवाएगा। राइट। अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है इसको होस्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। तो ज़ाहिर बात है भाई, अगर आप होस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छा खेलना भी पड़ेगा, आपको अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा, आपको दिखाना भी पड़ेगा कि हम होस्ट कर रहे हैं तो हम अच्छा खेलते भी हैं। लेकिन ओवरऑल बाकी अगर देखा जाए तो अगर हम किसी और कंट्री की होस्ट करती है वहाँ पर जाकर खेलते हैं तो फिर भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन इस दफ़ा हम होस्ट हैं। ट्राई सीरीज़ हुई, न्यूजीलैंड ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो हराया ट्राई सीरीज़ में। और उसके बाद अभी नेशनल लेवल के ऊपर फर्स्ट मैच ही न्यूजीलैंड का पाकिस्तान का था, पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा। फिर उसके बाद अभी इंडिया का मैच पाकिस्तान से हुआ है, वो दुबई में हुआ है। अब इंडिया की टीम दुबई जाकर खेल रही है। अब इस बात की, इस लॉजिक की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि बाकी जो इतनी इतनी अच्छी अच्छी टीम्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, बांग्लादेश हो गई, इसी तरह से अफ़गानिस्तान, ये सारी की सारी टीमें पाकिस्तान आई हैं खेलने के लिए, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। अब इंडिया पता नहीं क्यों जो है वो नहीं आया पाकिस्तान खेलने के लिए, पता नहीं इसके नखरे समझ नहीं आ रहे हैं, इसको सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसकी सिक्योरिटी तो हम ज़रा निकालते हैं इंडिया की, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाइलाइट्स के अबाउट के हाइलाइट्स क्या थी और इसमें क्या-क्या मिस्टेक्स हुई हैं, पीसीबी को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, तो इसका एनालिसिस सबसे पहले करते हैं हाइलाइट्स के अबाउट। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओपनिंग में गए थे वो इमामुल हक और उसके बाद बाबर आज़म साहब, ये 2 हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं और ये ओपनिंग में गए थे। चलें, बाबर आज़म को तो आप छोड़ ही देना, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आज़म को निकाल देना चाहिए टीम से, फिर बचेगा क्या यार? अब अगर देखा जाए तो ये जो 10 और 11 खिलाड़ियों की टीम गई है, अब 25 करोड़ अवाम में से आपको यही मिले थे यार बस उस सिलेक्शन के लिए कि भाई ये जाकर जो है ना वो झंडे गाड़ेंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अब इमामुल हक के फादर क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, दुनिया उनको मांगती है, इंडिया वाले उनको मानते हैं, ठीक है? अब उसका बेटा है, ठीक है? अब ज़ाहिर बात है कि अगर बाप अच्छा क्रिकेटर है तो बेटा अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता भाई, आप उसको चांस दो, चांस उसको मिलना चाहिए। लेकिन इतने चांस भी नहीं देने चाहिए कि भाई 25 करोड़ अवाम की फीलिंग्स के साथ वो खिलाड़ी जो है वो खेल जाए, कि उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा ना उतरे। अब इमामुल हक ने जो है वो 26 बॉल्स खेली हैं जी, टोटल 300 बॉल्स का ये मैच था, 300 बॉल्स फेस करनी थी पाकिस्तान ने। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आउट ऑफ 30 बॉल्स 150 बॉल्स पाकिस्तान ने जस्ट वैसे ही वेस्ट कर दी हैं। और ये जो 241 का जो टारगेट दिया पाकिस्तान ने, 241 स्कोर रन किया, ये किया है जी 150 बॉल्स की बेस के ऊपर। अगर 50 बॉल्स की और परफॉर्मेंस इसी के अबाउट आ जाती 241 के अबाउट, तो आई थिंक ये 350 स्कोर के अबाउट इसने चले जाना था, तो फिर भी ये एक अच्छा मार्जिन होना था। लेकिन इंडिया ने फिर भी इनको हरा देना था। इंडिया पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आई थी टीम ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए, वो बिल्कुल भाई जीतने के लिए आई थी, लेकिन इनमें बिल्कुल भी वो मोटिवेशन नहीं थी, वो अग्रेशन नहीं था, वो चीज़ें है ही नहीं थी जो एक टीम के अंदर होती हैं। तो इमामुल हक ने जस्ट 10 स्कोर रन किया यार, आप इमेजिन कीजिए 30 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी अवाम के 30 लाख रुपीज़ इस बंदे के ऊपर लगे हैं। इसको स्पेशली यहाँ से दुबई लेकर गए हैं, वहाँ पर जाकर इसको ओपनिंग में भेजा है, पता नहीं क्या सोच कर इसको ओपनिंग के अंदर भेजा है इन लोगों ने। और उसके बाद इसकी कारकर्दगी आपके सामने है कि 26 बॉल्स के ऊपर जस्ट 10 रन स्कोर किया है और इसकी कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 38.46 स्ट्राइक रेट। अब इमेजिन कीजिए कि इस लेवल के ऊपर, और लोग इसको ये पर्ची के नाम से भी जानते हैं कि ये पर्ची है, तो भाई फिर पर्ची लोग कहेंगे ना, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आप किसी के भी बेटे हो, लोग आपको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपसे प्यार करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस करोगे तो वो फिर यही कहेंगे कि भाई हमारी जान छोड़ दीजिए आप, ठीक है? 30 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस आया इसके ऊपर और ये फ़खर ज़मान की जगह पर इनकी सिलेक्शन हुई। अब फ़खर ज़मान देखिए, वो एक निचले लेवल से उठकर बंदा ऊपर आया, उसने स्ट्रगल किया, मेहनत की है, हार्ड वर्क किया। कोई भी स्पोर्ट आप ले लीजिए, आप फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग को ले लीजिए, बॉक्सिंग के अंदर तो भाई चांस नहीं है ना कि आप जो है ना कोई पर्ची टाइप बंदा ले जाओगे, कुछ फाशी बंदा ले जाओगे, वहाँ पर जाकर आपने परफॉर्म करना है, आपने अटैक करना है, आपने उसको बीट करना है।
और बॉक्सिंग कोई आसान गेम नहीं है, अब क्रिकेट भी कोई आसान गेम नहीं है। इसके अंदर पूरी एक साइंस होती है, एक माइंडसेट होता है, स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं, मेहनत ये करके राज़ी नहीं है, बस ये हमें जाना है ताकि हमारा भी नाम हो, लोग हमें जाने कि भाई वो इमामुल हक है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारी रिस्पेक्ट होगी। भाई पहले मेहनत करो, स्ट्रगल करो। जैसे कि इंडिया का खिलाड़ी तेंदुलकर इस बेस के ऊपर वो बहुत मशहूर है कि भाई वो डेली बेसिस के ऊपर 500 बॉल्स खेलता था, 500 बॉल्स, ठीक है। 500 बॉल्स खेलने के बाद वो फिर जाकर तेंदुलकर बना था, और डेली बेसिस के ऊपर। अब ये डेली बेसिस के ऊपर खेले तो ये इंजन होने का इनको खदशा होता है, ये जी इनको रेस्ट चाहिए होती है, अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। अभी कुछ न्यूज़ वगैरह आ रही थी कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पर गई दुबई में, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि जी कोहली साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, कि उसका कल मैच है पाकिस्तान के साथ, और हमारे बाबर आजम साहब सोए हुए थे, उनको रेस्ट चाहिए थी, कहीं वो इंजर्ड ना हो जाए। ये इमामुल हक की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद बाबर आजम बहुत अच्छा खेला है, इन्होंने कम से कम इस तरह से खेलना चाहिए। इस मैच के अंदर जो उन्होंने खेला है भाई, 5 चौके लगाए इन्होंने, 23 रन स्कोर किया, 26 बॉल्स खेली और 88.46 की स्ट्राइक रेट के साथ वो आउट हुए। नॉट बैड, बहुत अच्छा खेला, इसी तरह से खेलना चाहिए। देखिए क्रिकेट जो है ना, एक तो आप स्ट्रगल है, आपकी मेहनत है, आपका लक भी होता है, 20% लक कह लीजिए, 80% आप स्ट्रगल होती है। उसके बाद क्रिकेट जो है वो चांस का ना, आप चांस के साथ खेलो, आप जितना खुल के खेलोगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जस्ट 1 या 2 खिलाड़ी चाहिए होते हैं जिन्होंने सारा का सारा स्कोर मेंटेन करना होता है। तो बाबर आजम ने इस मैच में अच्छा खेला, 26 बॉल खेली उन्होंने, 23 रन स्कोर किया, तो भाई अच्छा था, अच्छा मार्जिन था, नॉट बैड। इसी तरह से सारे के सारे खिलाड़ी खेलते तो कोई 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे होते जो स्कोर को बहुत अप लेवल के ऊपर लेकर जा सकते थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को निकाल देना चाहिए टीम से, बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया। और आई थिंक मेरा भी जहाँ तक जो मेरी सोच जाती है वो यही है कि एक खिलाड़ी को जस्ट एक वर्ल्ड कप की तरफ लेकर जाना चाहिए। जस्ट 5 साल का करियर होना चाहिए पाकिस्तानी खिलाड़ी का, फिर जाकर ये लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 5 साल के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्टिंग होती है इनकी, तो इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये मेहनत कर रहे होते हैं, उसके बाद पता नहीं इनको क्या हो जाता है ना, जब नाम बन जाता है, जब ये अच्छे खिलाड़ियों में इनका शुमार होना शुरू हो जाता है, तो बाद में इनको पता नहीं क्या होता है कि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस 0 लेवल के ऊपर चली जाती है। उसके बाद जी एस शकील साहब हैं, एस शकील साहब हैं जी, उन्होंने 62 रन स्कोर किया, 76 बॉल्स खेली, 5 चौके उन्होंने लगाए हैं, 81.58 की स्ट्राइक रेट है। अगर इस तरह से भी खिलाड़ी खेलते हैं ना सारे के सारे, तो भाई पाकिस्तान का स्कोर बहुत अप लेवल के ऊपर चला जाना चाहिए था। इनको तो चाहिए था कि कम से कम 450 का जो है ना वो मार्जिन देते इंडिया को, कि 450 का टारगेट होना चाहिए था, फिर जाकर इंडिया जो है वो प्रेशर के अंदर आता। देखिए अटैक करना होता है सबसे पहले, ठीक है। अटैक जब आप किसी टीम के ऊपर करती हो तो फिर वो टीम क्या होती है, वो प्रेशर के अंदर चली जाती है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को प्रेशर में ले जाती है, वो किसी भी टीम को प्रेशर में लेकर आ जाती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। अभी इंडिया भाई खुल के खेल रहा था, मैं आपको बी ऑनेस्टली बताऊं तो इंडिया खुल के खेल रहा था, पाकिस्तान आई थिंक प्रेशर के अंदर था। जो टीम प्रेशर में आ गई, जो टीम अगली टीम के ऊपर गलबा पा गई, वो टीम विन कर जाती है, ठीक है। तो शकील ने अच्छा खेला है। उसके बाद ही मोहम्मद रिजवान साहब आ गए हैं, अब इन्होंने बाबर आजम की जगह ले ली। 77 बॉल्स इन्होंने खेली हैं और जस्ट 46 को रन किया, 3 चौके लगाए, 59.74 स्ट्राइक रेट। बिल्कुल भी भाई आप चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे हो और आप उस टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए जा रहे हो जिसके जो है वो पॉइंट्स ही हो रहा है, जिसके नखरे भाई मान नहीं है, वो जो पाकिस्तान नहीं आएंगे, बाकी सारी टीमें आएंगी लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ठीक हो गया ना। तो कम से कम आपको इंडिया को बुरे तरीके से हराना चाहिए था, लेकिन आप बुरे तरीके से हार के आए हो। तो रिजवान ने बिल्कुल भी भाई अच्छा नहीं खेल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद जी सलमान आगा साहब हैं, जिन्होंने 19 स्कोर रन किया, 24 बॉल्स खेली, 79.70 की स्ट्राइक रेट। नॉट बैड भाई, चलता है, इसमें चांस होता है, आपको चांस लेना चाहिए, आपको अटैक करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई चौका तो छिक्का लगाया नहीं, तो फिर अटैक किस बात का। उसके बाद जी टी ताहिर साहब हैं, टी ताहिर साहब ने जी 4 स्कोर रन किया है, 6 बॉल्स खेली हैं, 66.67 की स्ट्राइक रेट, कि उनको जल्दी थी जाने की और वो चले गए। इस तरह से खुशदिल शाह साहब हैं जी, 38 स्कोर रन किया, 39 बॉल्स खेली, 97.44 की स्ट्राइक रेट और 2 छक्के भी लगाए हैं इन्होंने। वेरी वेल प्लेड के शाह कि इन्होंने अच्छा खेला है, इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है। इस तरह से जैसे कि वो हैं एस शकील साहब, एस शकील खिलाड़ी हमारा खेला है, उसी तरह से फिर
के शाह खेला है। इस तरह से खिलाड़ियों को खेलना चाहिए था। बाबर आजम ने भी अच्छा खेला है, ठीक है। और उसके बाद जी शाहीन अफरीदी साहब बाद में आ गए, बस एक बॉल खेली बस आउट हो गए। और उसके बाद नसीम शाह, हर मैच में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है बॉलिंग के हवाले से भी, और उसके बाद बैटिंग भी ये हमारा शहजादा नसीम शाह जो है वो अच्छी कर लेता है कि इसने 14 स्कोर रन किया, 16 बॉल्स खेली, एक चौका लगाया, 87.50 की स्ट्राइक रेट के साथ। कि हमारे बॉलर्स भी अभी अच्छा खेलते हैं। हारिस रऊफ आगे हारिस रऊफ ने क्या किया कि जी 8 रन स्कोर किया, 7 बॉल्स खेलने हैं, एक छक्का फिर भी उन्होंने लगा दिया, ठीक है। और 114.29 की स्ट्राइक रेट, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट इस वक्त हारिस रऊफ की है इस टीम के अंदर। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये भाई इस तरह के खिलाड़ी होने चाहिए। जब बॉलिंग करवाओ तो अग्रेशन नजर आना चाहिए टीम को, कि गलबा पाने वाला अग्रेशन आपका होना चाहिए। तो हारिस रऊफ ने वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया ओवरऑल मैचेस के अंदर। मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद है क्योंकि शोएब अख्तर की झलकियाँ इसमें आती हैं कि ये जब बॉल करवाने के लिए जाता है तो अग्रेशन होता है इसकी बॉल के अंदर, इसकी परफॉर्मेंस के अंदर। और जब इसकी बैटिंग की बारी आती है तो फिर भी ये बंदा खुल के खेलता है, चौके छक्के लगाने की कोशिश करता है, जैसे एक छक्का भी लगाया इस बंदे ने। उसके बाद अबरार अहमद जी 0-0 नॉट आउट रहे, जस्ट एक खिलाड़ी हमारा बचा, बाकी सारे के सारे आउट हो गए। अगर ये बंदा आउट नहीं हुआ तो इसकी वजह यही है कि इसने कोई बॉल ही नहीं खेली। अगर ये भी एक बॉल खेल लेता तो आई थिंक ये भी आउट हो जाना था, तो सारे के सारे हमारे खिलाड़ी आउट हो जाते। तो जी ये ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। 241 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने इंडिया को, 49.4 ओवर्स पाकिस्तान ने खेले। इट मीन्स के 300 बॉल्स खेली, 150 बॉल्स वैसे ही पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स की बेस के ऊपर ज़ाया कर दी, और जस्ट 150 बॉल्स की बेस के ऊपर 241 स्कोर रन किया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम विकेटों की बात करें तो जी मोहम्मद शामी साहब हैं, इन्होंने कोई भी विकेट नहीं ली। और उसके बाद एच राना आ गया, उसने एक विकेट ली है। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेटें ली हैं। इसी तरह से ए पैटल है, इसने 1 विकेट ली, और के यादव ने 3 विकेटें ली। इसी तरह से जडेजा ने 1 विकेट ली पाकिस्तान की। अभी बात करते हैं जी इंडिया की। इंडिया के जी रोहित शर्मा जैसे कि इनकी स्ट्राइक रेट तो भाई आपकी होनी होती है 100 से, बेशक ये बंदा 20 रन स्कोर करके ही आउट हो जाए, ठीक है। 20 रन स्कोर किया जी, 15 बॉल खेली हैं, 3 चौके और 1 छक्का। मज़ा आया ना यार। इस तरह से कम आप खेलो। अगर आप कैप्टन हो, जो भी आपका लेवल है, जो भी आप खिलाड़ी हो, कम से कम इस लेवल का तो आप खेलो ना कि आपका स्ट्राइक रेट 100+ हो। उसके बाद एक चौका लगा दो, 2-3 चौके लगा दो, 1 छक्का लगा दो, उसके बाद आप आउट हो भी जाओ तो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन कोई 1-2 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो टिकें और अच्छा परफॉर्म करें। बेशक डॉट बॉल्स हों और रन्स वाली बॉल्स हों, चौके छक्के बीच में लगते हैं, यही भाई अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। एस गिल IM के 46 रन स्कोर किया, 52 बॉल्स खेली, 7 चौके लगाए और 88.46 की स्ट्राइक रेट। आप इमेजिन कीजिए कि जो भी इंडिया का खिलाड़ी आया है उसने चांस लिया, उसने हिट किया, उसने अटैक किया, उसने मारने की कोशिश किया, और इस कोशिश की बेस के ऊपर आप रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि 46 स्कोर रन किया। उसको बंदे ने, उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि भाई मेरी 50 होने वाली है, मेरी क्या होने वाली है। उसने 52 बॉल्स खेली हैं और 7 चौके उस बंदे ने लगा दिए, यानी कि मींस के पेंटा लगा दिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद ये विराट कोहली साहब आ गए। विराट कोहली साहब, अब इस बंदे ने सेंचुरी क्यों इस बंदे की हुई है, 111 बॉल्स इस बंदे ने खेली हैं, 7 चौके लगाए, 90.09 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बंदा नॉट आउट रहा। अब ये बंदा सेंचुरी क्यों कर पाया? आप इमेजिन कीजिए, जब आप खुल के खेलते हो, चांस लेते हो, आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, तो भाई फिर जो रिजल्ट्स हैं फिर इस लेवल के ऊपर आते हैं जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। असल चीज़ होती है डर की, असल चीज़ होती है प्रेशर की। जैसे कि शोएब अख्तर हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, इमरान खान और वसीम अकरम हो गया, इसी तरह से शोएब मलिक। अब ये जो खिलाड़ी होते थे ना, जब ये मैदान में उतरते थे, जब टीम में होते थे, मैदान में उतरते थे, तो इनकी परफॉर्मेंस इस लेवल की होती थी कि अगली टीम के ऊपर ये लोग प्रेशर डाल देते थे। अगली टीम के अंदर डर पैदा हो जाता था कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर डरे डरे खेलते थे, खुल के नहीं खेलते थे, जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है ना वो टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में भाई टीम का लेवल ही कुछ और है, वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं जो चीज़ें होती थी उस वक्त की टीम के अंदर, जो पाकिस्तान की टीम होती थी। तो उस लेवल के ऊपर जो खिलाड़ी खेलते थे भाई, वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं। विराट कोहली ने जस्ट सेंचुरी की है कि वो बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था, कॉन्फिडेंट होकर वो बंदा खेल रहा है कि जस्ट 241 का टारगेट है, जो नॉर्मली टारगेट चल रहा है वो 350 का है। इन्होंने जस्ट 241 का टारगेट बनाया,
इस बेस के ऊपर विराट कोहली खुल के खेला है, कॉन्फिडेंस के साथ खेला है और इसने सेंचुरी स्कोर की है अपनी और नॉट आउट रहा। उसके बाद एसलेयर उसने जी 56 को रन किया, 67 बॉल्स खेली, 5 चौके और 1 छक्का, 83.58 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा फिर आउट हुआ। इसी तरह से एच पांड्या ने 8 रन स्कोर किया, 6 बॉल्स खेली, 1 चौका लगाया, 133 स्ट्राइक रेट इसके साथ वो बंदा आउट हुआ। इसी तरह से फिर ए पैटल ने 3 स्कोर रन किया, 4 बॉल्स खेली, 75 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा नॉट आउट रहा। अब विकेट्स के हवाले से बात करते हैं जी। शाहीन अफरीदी हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं, कोई शक नहीं है भाई, अच्छे हैं। बेशक उन्होंने 8 ओवर्स करवाई हैं, 74 रन खाया उस बंदे ने, लेकिन उसने 2 विकेटें भी ली हैं, ठीक है। तो अच्छा बॉलर है इसमें। अब ये बंदा जो है ना, ये भी अब जो आई है हमारे शाहिद अफरीदी साहब का, अब इसको कोई पर्ची नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कि भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं नसीम शाह की, इसको कोई विकेट नहीं मिली है। इस तरह से हारिस रऊफ को कोई विकेट नहीं मिली, ए अहमद ने 1 विकेट ली, उस तरह से के शाह ने 1 विकेट लिया। भाई बस यही सारी की सारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है। हाईलाइट्स मैंने आपको बता दी हैं जो ओवरऑल हाईलाइट्स थी पाकिस्तान की और इंडिया की, कि पाकिस्तान ने पता नहीं किस बेस के ऊपर सिलेक्शन किया है। ये 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की। अब 25 करोड़ अवाम में से जस्ट आपको यही टीम मिली खिलाने के लिए कि भाई उनमें कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आती है, अच्छे प्लेयर बारी की निशानी नहीं है इनके अंदर, लेकिन फिर भी आपने इनको ग्राउंड में उतारा। अब पता नहीं आपने क्या सोच कर इनको उतारा है। भाई खेल मजाक नहीं है, स्पोर्ट मजाक नहीं है, और ख़ास तौर के ऊपर क्रिकेट जो है वो ट्रेंडिंग में है। क्रिकेट मजाक नहीं है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा, जितनी मेहनत करेगा, वो उसी लेवल के ऊपर जाकर खेलेगा, ठीक हो गया। सो अगर मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो, मेरा ये मानना है, अगर 25 करोड़ अवाम में से आप जस्ट 10 या फिर आपने 11 खिलाड़ी निकालने होते हैं या 12 खिलाड़ी निकालने होते हैं, आपने जस्ट अगर 25 करोड़ अवाम में से आप मेरिट के ऊपर निकालो, आप निचले लेवल से आप लोगों को लो। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ासतौर के ऊपर टिकटॉक के ऊपर जो है ना, वो एक बाप बेटा है अहमद स्टार। उसका बाप उसको कहता है कि चल भी अहमद स्टार, तुमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि तुमने अच्छा स्कोर रन करना है, तुमने ऑस्ट्रेलिया को हराना है, पाकिस्तान का नाम तुमने रोशन करना है, तो उसमें वो हाइप नज़र भी आती है। अहमद जो स्टार है, उसका वालिद उसको कहता है, तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि अहमद स्टार किसी ना किसी दिन ज़रूर वो पाकिस्तानी टीम के अंदर खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। तो वो खेलेगा कैसे? कि उसको जब मौका दिया जाएगा। लेकिन आई थिंक उसको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस लड़के को, क्योंकि जब सर्दियाँ थी, बाहर धुंध होती थी, तो ये बाप और बेटा दोनों ग्राउंड के अंदर होते थे। जब सारे के सारे आई थिंक खिलाड़ी भी सो रहे होंगे, हमारी जो टीम के अंदर खेल रहे हैं, तो ये ग्राउंड के अंदर होते थे। वहाँ पर इसका वालिद इसको प्रैक्टिस करा रहा होता था अहमद स्टार को, कि एक ना एक दिन, अब उसके वालिद की फीलिंग्स हैं, उसकी विश है कि किसी न किसी दिन मेरा बेटा भी ग्राउंड में जाकर खेलेगा और अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आएगा। अगर उसको मौका मिलेगा, अब पाकिस्तानी जो टॉप की मैनेजमेंट है पीसीबी की, अब उसको चाहिए कि इस तरह के लोग उठाएं। अब बाबर आजम जैसे लोग 22-0 हो चुके हैं, इनको निकाल देना चाहिए। इनका नाम बन चुका है, अब ये किसी और ही लेवल के ऊपर जा चुके हैं, तो इनको आई थिंक रेस्ट देनी चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, टीम से भाई बाहर करना चाहिए, और इस तरह का टैलेंट आपको उठाना चाहिए, इसको पॉलिश करना चाहिए। पॉलिश करने के बाद आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जो कि इंडिया अडॉप्ट करता है। बाबर आजम को कोहली के साथ आप कंपैरिजन करते हो। अब आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि भाई कोहली और का क्या लेवल है और बाबर आजम का क्या लेवल है। बाबर आजम को आपको जो भी टीम आती है, आप उसके अंदर बाबर आजम को खिला देते हो। वो माठी टीम हो, वो तगड़ी टीम हो, कोई भी टीम आ जाए, बाबर आजम खेल रहा है। इसी बेस के ऊपर बाबर आजम का जी स्कोर जो है वो कोहली के बराबर चला गया है, कोहली के बराबर हो गया। बाबर आजम किंग है, ये है, वो है। भाई इसी तरह किंग बनाया ना, कि माठी टीमों के अगेंस्ट स्कोर करके वो किंग कहलवाया है, और लोगों ने इसको किंग बनाया है। अच्छी टीमों के अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। अब अगर हम बात करें कोहली की, तो कोहली को आपको पता है कि लेवल क्या है, कि भाई वो माठी टीम के अगेंस्ट खेलता ही नहीं है। उसने जब भी खेलना है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अच्छा टूर्नामेंट आ गया, जैसे कि ये चैंपियन ट्रॉफी है, T20 आ गया, सो वर्ल्ड कप आ गया, तो या इट मीन्स कि जो तगड़ी टीमें होती हैं, उसने तगड़ी टीमों के अगेंस्ट ही खेलना होता है जस्ट। तो तगड़ी टीमों के साथ खेलकर कोहली बना है, और जो भी टीम आ गई है उसके अगेंस्ट खेलकर बाबर आजम बना है। तो इसका कंपैरिजन आप खुद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं जी इंडिया की। सो ओवरऑल मैंने आपको आईना दिखा दिया है कि भाई आप टैलेंट को उठाओ, आप सड़क से लोग उठाओ। आप वसीम अकरम का बैकग्राउंड देखिए कि उसको इमरान खान ने किस लेवल से उठाया था। उसके बाद शुएब अख्तर को देख लीजिए, ये फैक्ट्री में काम करता था एज ए एम्प्लॉई, एज ए वर्कर। फिर जाकर शुएब अख्तर ये बना था जब इसने स्ट्रगल की, मेहनत की और ग्राउंड के अंदर उतरा।
इसी तरह से आप जो भी खिलाड़ी आज किसी लेवल के ऊपर है, फ़खर ज़मान को आप देख लीजिए कि वो कहाँ से उठकर आया है, ठीक है? आपको टैलेंट को भाई उठाना है। जो खिलाड़ी, जो लड़का मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, डेली बेसिस के ऊपर वो खेलता है, जिसका बचपन ही इस स्पोर्ट के अंदर गुज़रा है, जो वो जिसको लाइक करता है, जिसको पसंद करता है, जैसे कि क्रिकेट है, जिसका बचपन क्रिकेट के अंदर गुज़रा है, वो ही जाकर एक अच्छा खिलाड़ी बनता है, एक अच्छा प्लेयर बनता है और पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। इस तरह के टूर्नामेंट जो होते हैं, वो विन करता है। अब बात करते हैं जी इंडिया की। इंडिया की अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इंडिया जी पाकिस्तान नहीं आएगी। जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ गया, सारी की सारी बाकी टीमें आ गई पाकिस्तान को, उनको कोई इतराज़ नहीं है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो आ गए हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, लेकिन जी इंडिया नहीं आएगा। भाई क्यों इंडिया नहीं आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ आप कि इंडिया हू आर यू? हू आर यू? हू द हेल आर यू? कि तुम पाकिस्तान, तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्यों नहीं भाई आओगे पाकिस्तान खेलने के लिए? तुम ये दुबई जा रहे हो। अब पाकिस्तान जो इंडिया की टीम है, उसका कोई भी इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे। अब उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो नहीं चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान जाए। अब इसकी क्या वजह है? इसके ऊपर बैकग्राउंड क्या है? इनका क्या चीज़ें हैं? कौन सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मोहब्बतें ना हों, इनका सलूक अच्छा ना हो? जैसे कि आप अमेरिका को अगर हम देखते हैं, तो अमेरिका का और कनाडा का बॉर्डर आप जब देखते हैं जाकर, तो आप ईज़िली वहाँ पर कनाडा चले जाइए, कनाडा वाले अमेरिका आ जाएँ, कि वहाँ पर जो है वो इत्तेहाद है, प्यार है, मोहब्बत है, उन लोगों का आपस में सलूक है। उनके बॉर्डर्स देखिए और उन लोगों ने हमारे बॉर्डर्स का क्या हाल किया हुआ है कि किस लेवल के ऊपर बार्स लगी हुई हैं, कोई ईज़िली जा नहीं सकता, कोई ईज़िली आ नहीं चलता। हर वक़्त जो है वो गोलियाँ वगैरह वहाँ पर चल रही होती हैं। अजीब ही किस्म का माहौल बनाया हुआ है उन लोगों ने, और इन लोगों को समझ नहीं आती है। इंडिया भाई, तुम्हारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, तुम्हारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे होने चाहिए, ना कि बुरे होने चाहिए। अभी यही तो वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सारी की सारी दुनिया को पता चल रहा होता है कि ये हमसाये मुल्क हैं, इनके ताल्लुकात किस लेवल के ऊपर हैं। आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे, और उसके बाद पाकिस्तान के हम अपनी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का लोगो, पाकिस्तान का नाम ही लिखवाएँगे। आप इमेजिन कीजिए। और जब इनके इस एक्ट के अगेंस्ट पाकिस्तान ने इनका झंडा अपने ग्राउंड के अंदर नहीं लगाया, अपने स्टेडियम के अंदर प्ले नहीं किया, तो फिर इनको तकलीफ हो रही थी कि हमारा झंडा क्यों नहीं लगाया गया? अब तुम पाकिस्तान आओ ना खेलने के लिए और हम तुम्हारा झंडा लगाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब पाकिस्तान ने तो सबको इनवाइट किया, पाकिस्तान होस्ट बना, सारी की सारी टीमें आई पाकिस्तान खेलने के लिए, लेकिन तुम लोगों को सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर तो बात करो, इंटरनल सिक्योरिटी मामलात को तो देखो आप सबसे पहले। आपके इंटरनल सिक्योरिटीज़ तो किसी किस्म की है नहीं इंडिया के अंदर। आप देखिए कि कल परसों की बात है कि एक 15 साल की मासूम लड़की थी, और वो कैंसर की मरीज़ा थी, और हुआ क्या है कि इंडिया के अंदर इंडिया के अवाम ने उसको पत्थर मार-मार कर उस बच्ची को, नाज़ुक परी को शहीद कर दिया। अब इमेजिन कीजिए कि इनके इंटरनल सिक्योरिटीज़ किस लेवल की हैं, ये किसी कंट्री में जाएँगे नहीं खेलने के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। आपके इंटरनल इश्यूज़ का क्या सीन है? आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं? आपको वो सिक्योरिटीज़ नज़र नहीं आती हैं कि एक मासूम सी बच्ची अपने वालिद को डिफेंड करते हुए सामने आई है, और तुम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं ये शर्म नहीं खाई है, तुम लोगों को बिल्कुल भी ये लिहाज़ नहीं आया है कि भाई वो इंसान है, इंसानियत नाम की भाई तुम्हें चीज़ ही खत्म हो गई है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ तुम लोगों के अंदर है ही नहीं, कि तुम किसी कंट्री के अंदर नहीं जाते हो, क्योंकि भाई सिक्योरिटीज़ के इश्यू हैं। हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया आ गया है, बड़ी-बड़ी टीमें आ गई हैं खेलने के लिए, लेकिन तुम लोग जाकर दुबई में जाकर खेलोगे। आप इमेजिन कीजिए आप क्या पैगाम पूरी दुनिया को दे रहे हो। जब पाकिस्तान ने आपका पायलट पकड़ा था अभिनंदन, वो क्या नाम है, लंदन के क्या नाम है उसका, बड़ी-बड़ी मूंछों वाला, तो पाकिस्तान ने उसके बाद उसका एक इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू करने के बाद जब वो अपना जो है वो एयरक्राफ्ट लेकर आया था पाकिस्तान में, वो जब पाकिस्तान की हदूद में वो घुसा था, तो पाकिस्तान ने उसका तैयारा गिराया। तैयारा गिराने के बाद पाकिस्तान ने उसको, पाकिस्तानी अवाम ने सबसे पहले उसकी धुलाई की, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद उसको छोड़ दिया, उसको उसके मुल्क वापस भेज दिया। पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दिया। भाई ये चीज़ें करनी होती हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों को पता चले कि भई इनका आपस में इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत है इनका। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जितने बॉर्डर्स लगते हैं, इंडिया हो गया, इस तरह से चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, रशिया वगैरह सारे एशियन हमारे इसमें आते हैं, तो इनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो अमेरिका सुपर पावर क्यों है? अमेरिका भाई सुपर पावर इसलिए है कि उसकी जितने भी बॉर्डर के साथ कंट्रीज़ वगैरह लगती हैं, सारा का सारा यूरोप जो है, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारी की सारी कंट्री
कंट्रीज़ जो हैं वो इनका आपस में इत्तेहाद है और इन लोगों ने अपना सरबराह बनाया हुआ है अमेरिका को। अमेरिका जो भी डिसीज़न लेता है सारी की सारी कंट्रीज़ उसको एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद अमेरिका ने इन सारी की सारी कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हुए हैं कि बुरे वक़्त में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर उस कंट्री के अगेंस्ट फिर लड़ती हैं। ठीक हो गया? तो इंडिया, पाकिस्तान हो गया, जितने भी बॉर्डर्स आपके एक-दूसरे के साथ लगते हैं, भई आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, आपके अंदर प्यार-मोहब्बत होना चाहिए। इंडिया को मैं अगेन बताता हूँ कि आए दिन आपकी कंट्री से न्यूज़ आ रही होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ आ रही होती हैं कि फलाँ के साथ ये कर दिया, इंडिया के अवाम ने फलाँ को इस बेस के ऊपर जो है वो शहीद कर दिया, फलाँ को इस बेस के ऊपर कत्ल कर दिया, मार दिया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। कि रिसेंटली ये जो वाक़या हुआ है भाई, जेन्युइनली मैं आपको बात बताऊँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। कि भई आपको सुनना नहीं है, बेशक आप अपने मुर्दों को जलाते हो, जो भी करते हो, कभी जाकर अपने वो शमशान घाट में जाकर देखो तो सही कि मुर्दे जब पड़े होते हैं, आप उनको जला रहे होते हो, तो मुझे तो समझ नहीं आती है स्पोर्ट्स एक सेपरेट चीज़ है। स्पोर्ट तो स्पोर्ट की जगह पर आप रखिए, जब 2 पहलवान मैदान में उतरते हैं तो एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, हार-जीत तो चलती रहती है, ठीक है? तो पाकिस्तानी जो टॉप मैनेजमेंट है, पीसीबी हो गया, पाकिस्तान की जो टॉप लेवल के ऊपर सिलेक्शन कमिटीज़ वगैरह हैं, वो ध्यान देंगी, अपनी टीम को बेहतर कर लेंगी। आप भी अपनी टीम को बेहतर करो, इंडिया की टीम बिल्कुल भी उस लेवल की नहीं है कि वो चैंपियन ट्रॉफी उठा सके। ठीक है? तो आई थिंक जो मुझे नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया चैंपियन ट्रॉफी उठाएगी और इंडिया बिल्कुल भी इस अहल नहीं है और इसको होना भी नहीं चाहिए। जिस तरह के इसके करतूत हैं ना कि पाकिस्तान नहीं आएँगे, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया आई थिंक मुझे कि भाई वेरी वेल प्लेड, ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच खेला है, क्या मैच खेला है। ऑस्ट्रेलिया उठाएगी चैंपियन ट्रॉफी और उसके बाद इंडिया बिल्कुल भी नहीं उठाएगी क्योंकि ये उस लेवल की टीम है ही नहीं। उसके कुछ करतूत जो हैं वो आपके सामने हैं कि वो अच्छे हैं ही नहीं। ठीक हो गया? सो अगेन मैं इंडिया को ये बताऊँगा, एक मैसेज दूँगा, इंडिया के अवाम को मैसेज दूँगा। अब आप देखिए कि उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, उसको सारी की सारी इंडिया की अवाम एक साइड के ऊपर थी, वो बच्ची एक साइड के ऊपर थी, अपने वालिद को वो प्रोटेक्ट कर रही थी। इश्यू क्या था वो आपके सामने, आप सोशल मीडिया को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इश्यू क्या था। इश्यू कोई कोई भी भाई नहीं था इश्यू, और ये इश्यू बनता ही नहीं है। ये इट मीन्स के इंडिया की अवाम जब दिल चाहे जिसको उसने जो है ना वो मारना हो, कत्ल करना हो, अल्लाह माफ़ करे, और एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और सारा का सारा बॉलीवुड इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर खामोश रहता है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए अपनी अवाम को, उनको कम से कम ये नॉलेज देना चाहिए, उनको ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। एक इंसान इस दुनिया से चला गया, वापस वो फिर आने वाला नहीं है। वो फिर कभी नहीं आएगा जो चला गया यहाँ से, और सभी ने यहाँ पर भाई बैठे नहीं रहना है। पता नहीं कब से दुनिया चलती आ रही है, भाई आप तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर अपने कभी आप शमशान घाट में जो भी नाम है वहाँ पर जाकर देखो, जब आप वहाँ पर अपने मुर्दों वगैरह को जलाते हो तो आपको वहाँ पर इब्रत नहीं मिलती है। आप वहाँ पर जाकर देखिए कि आप कि जब मुर्दे पड़े होते हैं, आप उनको जला रहे होते हो, तो वहाँ पर आप ज़रा जाकर सोचिए कि हम क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। किस तरह की मासूम परियाँ, मासूम बच्चियाँ, 15 साल उसकी उम्र है, कैंसर की वो मरीज़ा है, हमदर्दी करने की बजाय तुम लोग उसको पत्थर मार रहे हो, और पत्थर इतने शदीद मारते हो कि वहाँ पर वो बच्ची जो है वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल तो जस्ट फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं। जब इन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया, वो बच्ची वहीं पर मर गई। आपको इमेजिन, रियलिटी के अंदर बताऊँ तो उस बच्ची की तो वहीं पर भाई जान निकल गई थी। बाकी कुछ सांसें बची थीं, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर जाकर उसकी जान निकल गई। अपने बालों को प्रोटेक्ट करती हुई वो बच्ची फ़ौत हुई है। आई थिंक वो सीधी जन्नत में जाएगी। और मेरा पैगाम, मेरा मैसेज यही है इंडिया के लिए कि भई सबसे पहले अपने इंटरनल सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ के ऊपर बात करो, उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें आप देखो, फिर आप जाकर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करो कि हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे। अब अपने इंटरनल सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ के ऊपर आप काबू पा लोगे, वहाँ पर अमन हो जाएगा, तो फिर जाकर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सारी की सारी दुनिया को बताना कि भई हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।